हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है आज नवरात्रि का छठा दिन है। माँ कात्यायनी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ माता रानी का नाम लेते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, वो हो रही हैं टेक्सटाइल के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर, या कह सकते हैं कि जो हमारे कुछ छोटे-छोटे बिंदु रह गए थे, हम उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कल हमने स्टार्ट किया था, वो किया था आपके जो रेशों का परीक्षण है, उसके बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। कल हमने कुछ परीक्षण समझे थे, जैसे पहले हमने ये समझा कि परीक्षण हमें क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो कल 2 परीक्षण के बारे में आपने समझा था। पहला था आपका जैसे कि आप जो वस्त्र हैं, उनके रेशों की जो बाह्य आकृति है, उसे देखकर किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन-सा रेशा है। क्योंकि हमारे पास कपड़ों की इतनी वैराइटीज़ आ गई हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिनन है, क्या रेशम है, क्या कॉटन है, क्या सिल्क है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जैसे कुछ रेशों की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जिसको अगर हमें पता हो जिसके बारे में, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा वस्त्र है वो किसका है। रेशम का है, लिनन का है, नायलॉन का है, रेयॉन का है, ऊन का है, किसका है। तो एक तो आपने ये देखा था कि जो हमारे वस्त्रों की बाह्य आकृति है, आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये जो आपका वस्त्र है वो किसका है। दूसरा जो परीक्षण आपने देखा था, वो देखा था लंबाई के आधार पर, लंबाई और व्यास। जैसे आपको पता है कि प्राकृतिक जगत में सारे रेशे फिलामेंट ना होकर स्टेपल होते हैं, सिवाय एक के, वो है आपका रेशम। रेशम ही एक ऐसा रेशा होता है जो कि फिलामेंट होता है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा क्या है, तो वो है आपका लिनन। बाकी सारे रेशे हमारे स्टेपल होते हैं, इनको ऐंठन दे देकर हम इनको लंबा बनाते हैं। अगर हम इनकी ऐंठन को खोलने देखें, ये रेशे हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, सिवाय आपके जो रेशम है। रेशम के अलावा बाकी सारे जो भी हमारे रेशे हैं वो छोटे होते हैं। तो ये 2 प्रकार से परीक्षण आपने कल देखे थे। आज की क्लास में आप कौन से परीक्षण देखेंगे? तो जो आज की क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं स्पर्श, यानी कि आप अगर किसी को टच करके देखते हैं किसी रेशे को, तो वो छूने में कैसा प्रतीत होता है, क्या फ़ील होता है, हम इसके बारे में आज परीक्षण करने वाले हैं। तो वस्त्रों को, उनके रेशों को स्पर्श करके आप ये आभास कर सकते हैं, या आपको ये ज्ञान हो सकता है कि ये रेशा कैसा है। अनुभव से इसमें प्रवीणता आती है। रेशे के इन गुणों को हार्ड, और आप ये कह सकते हैं हाथ से, और आप इसे जब छुएँगे तो आपको फ़ील होगा। यानी कि आप हाथ से किसी चीज़ को छूते हैं, तो आपको पता चलता है ना कि ये कैसा है, मुलायम है, ठंडा है, गरम है, कड़क है, ये चिकना है, इसमें क्या है। तो जब आपको पता होगा कि कौन से आपके रेशे क्या हैं, कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिल्क है वो चिकना होता है, कड़ा होता है, मुलायम होता है। तो जब आपको ये सारी विशेषताएँ पता होंगी, तभी आप समझ पाएँगे कि ये कौन-सा रेशा है। तो हम एक-एक करके, जैसे आपने कल देखा था, हमने लंबाई एक-एक करके सबकी समझी थी कि कौन से रेशे की कितनी लंबाई होती है। इसी के साथ-साथ आपने बाह्य आकृति को उनके देखा था एक-एक करके, चाहे वो आपका कॉटन हो, चाहे लिनन हो, वूल हो, सिल्क हो, रेयॉन हो, नायलॉन हो। आपने सब के बारे में एक-एक करके समझा था। तो बस
उसी तरह से फिर से हम एक-एक के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने वही कॉटन के साथ में। तो जो आपका सूती वस्त्र है, यानी कि जो आपका कॉटन का वस्त्र है, आप उसे स्पर्श करके या फ़ील करके उसको समझ सकते हैं कि ये कौन-सा वस्त्र है आपका। जब आप सूती वस्त्र की बात करेंगे यानी कि जो आपके कॉटन के वस्त्र हैं, तो सूती वस्त्र को छूकर देखने से ये ठंडा या फिर कुछ रुखड़ा-सा लगता है। रुखड़ा का मतलब जो इसका टेक्सचर होगा यानी कि आप इसको जब छुएँगे तो ये आपको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं दिखेगा। हाँ, ये क्या होगा? ये आपका ठंडा होगा। यह ये जो सतह है, सतह रुक्ष यानी कि रुक्ष कह सकते हैं जैसे कुछ खुरदुरी टाइप की, कुछ ऐसे होती है यानी कि सतह रुक्ष रहने पर भी वस्त्र आपके नरम ही लगते हैं। सूती वस्त्र छूने से प्रत्यास्थताहीन लगते हैं, यानी कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता है। अच्छा, क्या जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं, वो खींचने पर फैलते हैं और फैलने के बाद ये अपनी पुनः आकृति को धारण कर लेते हैं? नहीं, तो जो हमारे कॉटन के वस्त्र होते हैं, इनमें हमें प्रत्यास्थता की कमी दिखाई देती है या हम कह सकते हैं ये प्रत्यास्थता हीन लगते हैं। ताप के अच्छे संवाहक होने के कारण इनके स्पर्श से उंगलियों की गर्मी समाप्त हो जाती है और ठंडक का अनुभव होता है। अच्छा, ये आपने तो सुना होगा ना, जैसे कॉटन का कपड़ा है तो हम उसे गर्मी में ही ज़्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ठंडक प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो जो हमारे कॉटन के वस्त्र होते हैं ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ये जो आपके कॉटन के वस्त्र होते हैं, ये ताप के कैसे होते हैं? संवाहक अच्छे होते हैं, बुरे संवाहक होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई है इस बात पे आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपके कॉटन के वस्त्र होते हैं, ये ताप के क्या होते हैं? अच्छे संवाहक होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक? जैसे ही आपने समझा कॉटन के बारे में, अब हम उसी तरह से लिनन के बारे में भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। ये अब बात कर लेते हैं लिनन की। तो लिनन का वस्त्र स्पर्श से चिकना प्रतीत होता है। इसमें चिकनाहट इतनी अधिक होती है कि लगता है चमड़े पर हाथ फेरा जा रहा है। सूती वस्त्र के समान ही इसे छूने से ठंडक का अनुभव होता है। और आपको पता ही है कि जो हमारे लिनन के वस्त्र हैं, ये अपनी शीतलता, अपने कह सकते हैं कि शीतलता के साथ-साथ ये विनम्रता के प्रतीक होते हैं। आपको पता है कि मिस्र में लिनन के ही कपड़े में मम्मी को लपेट कर रखा जाता है। मम्मी मतलब वही लाश। क्यों? ये इनका मानना है कि ये जो है एक तो शांति का प्रतीक मानते हैं, ये विनम्रता का प्रतीक माना जाता है इसे। साथ-साथ ये ठंडक का भी प्रतीक होते हैं, ठंडक का अनुभव करते हैं इससे। तो मिस्र में जो मम्मीज़ होती हैं, उनको लिनन के ही वस्त्रों में लपेट कर रखा जाता है। इनमें जो चिकनाहट होता है, वो अधिक पाया जाता है, ठीक? जब इतनी मतलब चिकनाहट होती है कि जब आप इस पर हाथ फेरते हैं, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे फिसलता जैसे है, ऐसे लगता है जैसे कि हम चमड़े पर हाथ फेर रहे हैं, ठीक? और इसमें जो कॉटन है, कॉटन के समान ही लिनन में भी ठंडक का अनुभव किया जाता है। जैसे आपने देखा ना कि जो आपका कॉटन है, जब आप इस पर अपनी उँगलियों को रखते हैं, तो आपकी जो गर्माहट है वो समाप्त हो जाती है और आपको ठंडेपन का एहसास दिलाती है, ठीक? ये आपने दोनों रेशों के बारे में समझा। अब ज़रा हम चलते हैं, बात कर लेते हैं ऊन की। ऊन से याद आया, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऊन है, यानी कि एक ऊँट की प्रजाति है। शायद मैंने कल ऊँट नहीं बताया था, आपसे पूछा था कि बताइएगा कि बकरी है, ऊँट है, भेड़ है, क्या है? तो ये जो आपका एक ऊँट की प्रजाति है, वो
उसका जो आप वस्त्र बनाते हैं उसके बालों से, ऐसा वस्त्र तैयार होता है जो कि आपको गर्मी में ठंडक प्रदान करने का कार्य करती है और गर्मी में और ठंडी में गर्माहट देने का कार्य करती है। हमने आपसे उस ऊँट का नाम पूछा था या आपसे उस जानवर का नाम पूछा था। तो एक एक लोग ने तो बताया था, अच्छा लगा। लेकिन ये बताइए, हमने आपको ये बार-बार बताया था कि ये जो मेरिनो है, ये हम इसे प्रथम श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ये उस ऊँट की बात नहीं हो रही है, उस जानवर की बात नहीं की जा रही है, जो आपको गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्माहट देने का कार्य करती है। तो फिर से आप जाइएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो प्लेलिस्ट बनी है टेक्सटाइल की खोलिएगा, उसमें हमने वूल का चैप्टर डिस्कस किया है, शायद 2 क्लास हुई है हमारी, तो आप देखेंगे, उम्मीद है मुझे कि शायद ये पहली क्लास में ही आपको मिल जाएगा या फिर दूसरी में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा उस ऊँट का नाम, ठीक? तो आप आज जाएँगे, आप देखेंगे और आकर आप कमेंट भी करेंगे, ठीक? हम बात कर लेते हैं ऊन की। जैसे आपने अभी तक लिनन और कॉटन को छूकर देखा तो कैसा हुआ? अब ऐसे ही जब आप ऊन को छूने जाते हैं तो ऊनी वस्त्र ताप के असंवाहक होते हैं। अच्छा, क्या गर्मी में ऊनी वस्त्र आपको ठंडक प्रदान करते हैं? वो जो एक विशेष हमने बात की उसको छोड़ दीजिए। जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये ताप के असंवाहक होते हैं, अतः इन्हें छूने से गर्मी का अनुभव होता है। स्पर्श से प्रत्यास्थतापूर्ण, चमकीले तथा स्प्रिंगदार प्रतीत होते हैं। ये जो आपके ऊनी रेशे होते हैं, इनमें आपको लचक देखने को मिलती है, इनमें आपको प्रत्यास्थता देखने को मिलती है। तो ये वस्त्र क्या होते हैं? ताप के असंवाहक होते हैं, छूने पर गर्मी का अनुभव प्रदान करते हैं। इनमें प्रत्यास्थता, चमकीलापन और स्प्रिंगदार ये प्रतीत होते हैं, ठीक? इसी के साथ-साथ हम अगर रेशम की बात करें, तो रेशम कैसे हैं? अगर रेशम की बात की जाए तो रेशमी वस्त्र जो हैं ये छूने से चिकना, मुलायम, नरम, लचीला और गर्म प्रतीत होता है। स्पर्श से हल्केपन का एहसास होता है। ताप का असंवाहक होने के कारण गर्माहट का अनुभव होता है। ये जो आपने देखा होगा ना कि सिल्क वगैरह के कपड़े जो हैं हमें गर्मी में नहीं पहनने चाहिए, और वैसे भी आपने देखा है कि जो ये हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं, ये कल भी आपने देखा था कि अगर इनको एक ताह पर खोल दिया जाए तो ये हमेशा लहराते रहते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। वहीं अगर हमें नकली रेशम की पहचान करनी हो तो क्या करते हैं? तो आपने देखा था कि उनमें इनकी जो चमक है वो तीखेपन का एहसास दिलाती है, यानी कि इनकी जो चमक है वो बहुत हमारे आँखों को कह सकते हैं आँखों को हमारे फबती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और इसी के साथ-साथ ये थोड़ा भारी भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये असली रूप में होते हैं, यानी कि जो असली रेशम होते हैं, ये हवा के हल्के झोंकों से भी एक ताह होने पर ऐसे लहराते रहते हैं ये, ठीक? अगला है आपका रेयॉन। हम बात कर रहे हैं रेयॉन की। तो कुछ वज़नी होने के अतिरिक्त छूने में रेशम के समान ही प्रतीत होते हैं। ये रेशम के समान प्रतीत ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रेयॉन है ये रेशम की कॉपी है। इसे ही तो हम आर्टिफ़िशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। यही तो है आपका आर्टिफ़िशियल सिल्क, जिसे सिल्क की कॉपी करके बनाया गया था। लेकिन इसमें ये कृत्रिम रूप से बनाया गया था, इसमें आपको अधिक चमक देखने को मिलता है। अच्छा, मुझे एक बात याद आया, जब हमने कल रेयॉन की बात की थी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। जैसे जो रेयॉन में या रेशम में तो वैसे होता नहीं है, ये रेयॉन की हम पहले बात कर लेते हैं। जो रेयॉन में अत्यधिक चमक आ जाती है, तो इस चमक को कम करने के लिए हम डीलस्टरिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक? अब इस डीलस्टरिंग प्रोसेस में हम किसका उपयोग करते हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन हमने आपसे कल भी पूछा था, और ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है वो यूथ में गलत दिया गया है। जब हमने अपनी क्लास डिस्कस की थी, वहाँ पर हमने आपको ये बात तब भी बताई थी कि ये चीज़ आपका यूथ में गलत है, इसे आप करेक्शन करिएगा।
और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाइए रेयॉन का चैप्टर खोज कर पढ़िए। वैसे आप अगर मेरी एक बार बात मान लें तो ये जो आप ये देख रहे हैं आपके वूल हो गए, सिल्क हो गए, कॉटन हो गए और आपके लिनन हो गए, रेयॉन हो गए, नायलॉन हो गए। ये जो आपके 5 रेशे हैं, 5-6 रेशे हैं, आप इनकी क्लास एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर पूरा एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक? क्योंकि जो उसपे प्रोसेस वग़ैरह आपको बताए गए हैं, वहाँ से भी अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप मेरे कहने से प्लीज़ एक बार आप जाकर स्पीड बढ़ाकर आप चाहे स्पीड जो है 1.25 कर लीजिएगा या 1.5 करके देख लीजिएगा या फिर अगर आपको वो जो आवाज़ आती है वो अगर आपको साफ सुनाई दे तो आप 1.75 पर भी करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नायलॉन के बारे में। ये जो आपका नायलॉन है, ये आप सभी को पता है ये एक हमारा कृत्रिम रेशा है जो कि रसायनों की तरह पूर्णतः रसायनों से ही बनाया गया है। कृत्रिम बीज से बनाए जाने के कारण इसके रूप अनेक हैं, अतः इनका स्पर्श प्रयोजन के अनुसार बनाए गए रूप के अनुरूप प्रतीत होता है। वैसे चिकनाहट इसका विशिष्ट गुण है। आपने नायलॉन के कपड़े देखे होंगे। ये जो कपड़ों का टेक्सचर होता है, ये किस प्रयोजन के लिए वस्त्र बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस उपयोग के लिए वस्त्र को बनाया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इसको पहचानना होता है। वैसे आपके जितने भी नायलॉन के कपड़े होंगे उनमें ये गुण आपको देखने को अवश्य मिलेगा, इनमें चिकनाहट का गुण होता है। अच्छा, ये जो हमारा नायलॉन होता है, ये हम इसको जीवन सुगम रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धोना, पहनना, इसका रख-रखाव सब कुछ बहुत ही आसान होता है। बाकी वस्त्रों के मुकाबले इसको हम बाकी वस्त्रों क्या सबसे अच्छा ये होता है क्योंकि हम इसको ना इसे हमें प्रेस करने की आवश्यकता है, ना बहुत ज़्यादा इसे सफाई करने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत जल्दी धोने पर साफ हो जाते हैं। तो ये हमारा हम इसे जीवन सुगम रेशा, जादुई रेशा इन सारी रेशों के नाम से इसको जानते हैं, ठीक? ये आपने देखा नायलॉन हो गया। ये आपने देखा कि जब हम किसी रेशों को स्पर्श करते हैं तो उसमें जो हमें उसकी विशेषताएँ हैं, उससे हम पहचानते हैं कि ये हमारा वस्त्र किसका है। रेशम है, कॉटन है, लिनन है, वूल है, रेयॉन है, नायलॉन है, किस चीज़ का है। वैसे तो ये हम जो मुख्य मुख्य हमारे रेशे हैं, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक? ये आपने देखा स्पर्श का। अब हम अगला परीक्षण जो करेंगे वो करेंगे रेशा तोड़ परीक्षण। यानी कि आप इसे हम इसे भंजन के नाम से भी जानते हैं। तोड़ना, भंजन करना, फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट ये सारी बातें एक ही हैं। अब हम रेशों को तोड़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? अभी आप रेशों को तोड़ कर देखेंगे, फाड़ कर देखेंगे, इसके शिकन का परीक्षण करके देखेंगे, इंक डालकर देखेंगे, ऑयल डालकर देखेंगे, दहन परीक्षण करके देखेंगे। हमारे पास बहुत सारी विधियाँ हैं इसको पहचानने की। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशा तोड़ परीक्षण। यानी कि आप जब रेशों को तोड़ते हैं इस परीक्षण में होगा क्या? इस परीक्षण में वस्त्र को उधेड़ कर उससे कुछ धागे आप निकाल लेंगे। इससे इनमें से एक धागा को अंगुली के बीच में पकड़कर खींचकर आप तोड़ देंगे। अब टूट जाने पर उनके स्वरूप, टूटे हुए धागे के किनारे कैसे हैं, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। तो धागे को तोड़ने में कितनी ताकत लगाई आपने, इसका निरीक्षण करना होता है। अगर एक धागे तोड़ने से सही निर्णय नहीं हो पाता है, तो ये प्रक्रिया आपको 2-3 बार करनी होगी और टूटे हुए धागे के सिरे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ-साथ आप इन्हें फाइंग
ग्लास में देखकर पहचानने का कोशिश करेंगे कि ये रेशे हैं किस चीज़ के। तो जब आप रेशों को तोड़ते हैं, जब हम रेशों को तोड़ देते हैं, तो हमें ये देखना होगा ना कि ये सारी चीज़ें दिखती कैसी हैं। तो हम अब एक-एक करके देखते हैं कि जब हम कॉटन के रेशे को तोड़ते हैं, जब हम लिनन के तोड़ते हैं, जब हम रेशम के ये धागों को तोड़ते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, इसके किनारे कैसे होते हैं, ये देखने में कैसा दिखता है। और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास की। यानी कि जब आप कपास के रेशों को तोड़ देंगे, जो आपके कपास के रेशे हैं, जब आप उनको तोड़ देंगे, तो वो देखने में कैसे प्रतीत होते हैं, ज़रा हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो आपका कपास का रेशा होता है, जब आप इसे तोड़ते हैं, तो यह रेशा शीघ्रता और आसानी से टूट जाता है, यानी कि ये जल्द ही आपका रेशा टूट जाता है। इस रेशे के किनारे फुज्जीदार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? फुज्जीदार दिखाई देते हैं, मतलब जैसे कूची, फुज्जीदार का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई कोई आप एक कॉटन का धागा लेंगे, तो उसे आप तोड़ेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे आपका नुकीला नहीं दिखाई देगा, वो कैसा फुज्जीदार हो जाएगा। फुज्जीदार का मतलब जैसे ये मान लेते हैं आपका रेशा हो गया, ठीक? ये आपका रेशा हो गया। जब आप इसे तोड़ेंगे तो बिल्कुल बारीक-बारीक सा ऐसे-ऐसे इसी को बोलते हैं फुज्जीदार, ठीक? तो ये आपसे पूछा गया है कि जो अगर ये माइक्रोस्कोप से या कहा जाता है अगर आप सूक्ष्मदर्शी से कॉटन के रेशों को देखते हैं तो उसके किनारे कैसे दिखाई देते हैं। हालाँकि ये हम अभी अ, तोड़-तोड़ कर देख रहे हैं, तोड़ कर देखेंगे, फाड़ कर देखेंगे, सिलवट देखेंगे। बाकी हम अगली क्लास जब लेंगे तो उसमें भी जो ये आपके यंत्रों के द्वारा देखे जाते हैं वस्त्रों के विभिन्न रूप इनको तोड़ने के बाद या काटने के बाद, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के रखिए जो आपके कपास के रेशे हैं ये किनारों पर आपको फुज्जीदार देखने को मिलते हैं। अगला है आपका लिनन। ये जो आपका लिनन है, लिनन मजबूत रेशा होता है और ये आसानी से नहीं टूटता है। इसके किनारे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसके किनारे जो होते हैं लिनन के वो नुकीले होते हैं। अगला है आपका रेशम। अब रेशम की बात करें तो जो ये रेशम है ये कमजोर रेशा आसानी से टूट जाता है। अब जितना ये आसानी से दिया गया है इतना भी आसानी से नहीं टूटता है। ये होता क्या है कि जैसे जो आपका रेशम का कपड़ा है आप उसे खींचते हैं, तो ये खींचने पर खींचता है, खींचने के बाद ये जाकर टूटता है, ठीक? जैसे अगर आप इसे एक झटके से तोड़ेंगे तो ये टूट जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये कमज़ोर रेशा है और आसानी से टूट जाता है क्योंकि अगर आप इसको अपनी उँगलियों में लपेटेंगे और एक झटके के साथ तोड़ेंगे तो ये खटाक से टूट जाता है। इसके सिरे चमकीले एक से समानांतर दिखाई देते हैं। इसके जो ये होते हैं किनारे होते हैं या कह सकते हैं जो इसके सिरे होते हैं वो आपको चमकीले और एक समांतर दिखाई देते हैं, समानांतर दिखते हैं। ठीक? यहीं अगर हम बात कर लें ऊन की भी, तो ऊन की क्या विशेषता है? तो ये आसानी से नहीं टूटता बल्कि खिंचता है और ये मुश्किल से टूटता है। अच्छा कभी आप देखिए जो ये ऊन होता है, ऊन के धागे को अगर आप तोड़िए, तो आप इसे खींचेंगे तो खींचते-खींचते पतला होता चला जाएगा और पतला होकर बहुत मतलब ताकत लेता है तोड़ने में, इसको बड़ी मुश्किल होती है तोड़ने में। इसके किनारे लहरदार उलझाव वाले दिखाई देते हैं, ठीक? ये तो आपने देखा वूल के बारे में। अगला है आपका रेयॉन, रेयॉन और नायलॉन। तो रेयॉन क्या है? तो ये सूखी अवस्था में आसानी से नहीं टूटता, गीली अवस्था में कमज़ोर होता है, तो ये आसानी से टूट जाता है। यानी कि अगर आपके जो रेयॉन के रेशे हैं, अगर ये रेशे सूखे हैं, तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे, लेकिन जब ये गीले होते हैं, तो इनमें कमज़ोर हो जाते हैं ये और कमज़ोर होने की वजह से ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक? अगर हम बात कर लें नायलॉन की,
तो जो नायलॉन के रेशे होते हैं, नायलॉन के रेशे मजबूत होते हैं, खींचने पर खिंचते जाते हैं। संश्लेषित रेशा ही धागा है, धागा ही रेशा है। अच्छा, जैसे आपके जो ये कह सकते हैं, अरे जो प्राकृतिक रेशे हैं, ये क्या होते हैं? पहले ये रेशे प्राप्त होते हैं, रेशों से हम धागा बनाते हैं ना। लेकिन ये जो आपके कृत्रिम रेशे हैं, ये रेशे ही आपके धागे हैं और धागे ही आपके रेशे हैं। इसमें हम ऐसा नहीं होता है कि पहले जो कृत्रिम विधि से हम रेशा बनाएँगे, फिर उस रेशे को हम धागा बनाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जो रेशा है, वही धागा है, जो धागा है, वही आपका रेशा है। इसके किनारे भी इसके किनारे भी रेशे जैसे ही होते हैं, यानी कि इसके किनारे भी ऐसे ही होते हैं, रेशों के समान ही होते हैं, ठीक? ये तो आपने देखा जो आप रेशों को जब तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद ये आपको कैसे दिखाई देते हैं, हमने उस पर बात कर ली। अब ज़रा हम चलते हैं अपने अगले परीक्षण पर। हमारा अगला परीक्षण क्या है? अगला परीक्षण है आपका सिलवट या फिर सिकन परीक्षण। अब ये सिलवट परीक्षण क्या है, आप कैसे करते हैं? तो सिलवट परीक्षण पूरी तरह से आपका विश्वसनीय नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिलवट परीक्षण करके 100% श्योर हो जाएँगे कि यही वस्त्र है। इसके लिए वस्त्र को अंगुलियों के बीच दबाकर आप देखा जाता है कि इसमें मोड़ पर रेखा कितनी तीखी है या कितनी तेज़ है और कितनी देर तक रहती है। इस परीक्षण में वस्त्र की लंबाई, चौड़ाई यानी कि आड़े बल या खड़े बल दबाकर बनी हुई जो मोड़ है, उस पर इस रेखा का निरीक्षण किया जाता है। और ये जो परीक्षण है आपका, यानी कि जो ये सिलवट परीक्षण किया जा रहा है, ये परीक्षण आपका बहुत ही सहज है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा वस्त्र पर दी गई परिस्कृत की होती है, यानी कि जो परिसज्जा दी जाती है उसकी होती है। अमूमन होता क्या है, तो वस्त्रों को कड़ा करने के लिए वस्त्र पर माड़ लगा दिया जाता है। इसके इसी कारण माड़ पर वस्त्र की रेखा जो है, वो माड़ से प्रभावित हो जाती है, तीव्र और देर तक रहने लगती है। या फिर इस परीक्षण से आप पक्का नहीं कह सकते हैं, हाँ, ये वस्त्र होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे वस्त्र तैयार होते हैं, तो उन पर तमाम प्रकार के परिसज्जाएँ की जाती हैं। जैसे सबसे पहले हमारा रेशा मिलता है, रेशे से हम धागा बनाते हैं, उस धागे से हम करघे या फिर जो आपका लूम है, उस पर क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं। लेकिन ये जो आप वस्त्र पर करघे पर वस्त्र बनाते हैं, ये आपका पहनने लायक नहीं होता है। हम इस पर तमाम प्रकार की परिचर्याएँ करते हैं, उसके बाद हम इसको पहनने लायक बनाते हैं। अब जैसे आपने तोड़ने पर कोई भी परिचर्या कर लिया, तो आपका वस्त्र तोड़ने पर कैसा दिख रहा है, कुछ उसके कह सकते हैं मूलभूत गुण थे ना, जिसे आपने पहचाना। लेकिन जो आपका ये कह सकते हैं, ये जो आपका शिकन परीक्षण है, ये शिकन परीक्षण से आप कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जब विभिन्न प्रकार की परिचर्याएँ हो जाती हैं, जैसे आपका वस्त्र कोई भी है, उसपे अगर हमने माड़ वगैरह लगा दिया अच्छे से, फिर वो आप कैसे भी करेंगे तो फ़ोल्ड करेंगे तो उसमें क्रीज पड़ ही जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी-सी मुश्किल होती है इसमें कन्फर्म कर पाना कि ये वस्त्र कैसा है। लेकिन फिर भी जब हम सिलवट परीक्षण करते हैं, तो एक बार देख ही लेते हैं कि क्या कैसे असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की। तो अगर बात की जाए कपास की, तो सूती वस्त्र कॉटन को अगर किसी स्थान पर मोड़कर थोड़ा देर दाब कर रखा जाए, तो पता चलेगा कि वस्त्र की मोड़ पर रेखा सरलता से पड़ जाती है। यानी कि आपने कोई कॉटन का कपड़ा लिया, उसे एक तरफ मोड़ दिया, मोड़कर किसी चीज़ से दाब कर रख दिया, तो इसमें जो रेखाएँ होती हैं, जिसे हम क्रीज कहते हैं, ये बहुत ही आसानी से पड़ जाती हैं तथा उन रेखा स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलती हैं। यह रेखा यानी कि मोड़ने का जो चिन्ह है, ये आपका काफ़ी समय तक बना रहता है। आप सभी ने देखा होगा, जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं, इनको ये आराम तो बहुत देते हैं, लेकिन इनको पहनना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब एक बार इन्हें पहन लेते हैं, तो बिना आप इन्हें प्रेस किए नहीं पहन सकते हैं।
जैसे आपने जो कपड़ा एक बार प्रेस कर दिया और जैसे तह बना दी, वो ऐसे ही बने रहते हैं। या आपने कॉटन के कपड़े को ऐसे भी अगर मोड़ के रख दिया, आपने किसी चीज़ से दाब दिया, तो इसका जो निशान है या जो रेखा पड़ी है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है। ठीक? अगर हम बात करें लिनन की, इससे पहले आपने क्या देखा, कपास देखा, अब हम बात कर लेते हैं अगर लिनन की, तो लिनन के रेशों में सिलवट परीक्षण सूती वस्त्र से काफ़ी मिलता-जुलता है। इसमें भी सिलवट शीघ्रता से पड़ता है और लंबे समय तक बना रहता है। तो ये जो आपके कपास हैं और ये जो आपका लिनन है, इनका जब आप सिलवट परीक्षण करेंगे तो इनके जो सिलवट परीक्षण है उनमें मेल खाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऊन की। ऊन क्या है? तो इनके रेशे में आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यास्थता पाई जाती है। अतः इनमें सिलवट पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी कि जो जिन चीज़ों में प्रत्यास्थता पाई जाती है, जैसे आपने उसको खींचा, छोड़ा, वो अपने पूर्व आकृति को धारण कर लेता है। तो ऐसे में उस वस्त्र में सिलवट पड़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। इसे आप अगर मुट्ठी में कस के पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये अपने जो आयतन है, जो अपनी आकृति है, उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं और इन्हें हमें प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो सिलवट है वो पड़ती ही नहीं है, इनमें सिकन नहीं आता है, इनमें रेखाएँ नहीं पड़ती हैं। इसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता के गुण देखे जाते हैं। तो जिन वस्त्रों में प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्थता के गुण होंगे, उन्हें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सिकुड़ेंगे नहीं, ठीक? तो ये आपने देखा ऊन की विशेषता, यानी कि जब आप ऊन के परीक्षण कर रहे हैं, सिकन परीक्षण, सिलवट परीक्षण, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं रेशम की। जब रेशम की बात करें तो रेशम के रेशों में भी ऊन के समान ही प्रत्यास्थता आपको देखने को मिलती है, लेकिन इनमें ऊन जितनी प्रत्यास्थता और खिंचाव शक्ति नहीं होती है। जितना आप ऊन को खींच सकते हैं, जितनी प्रत्यास्थता आपको ऊन में देखने को मिलेगी, उतनी आपको रेशम में नहीं देखने को मिलती है। अगर वस्त्र को तह करके दबा कर रखा जाए, तो पुनः उसके तह को खोल दिया जाए, तो थोड़ी देर तक तो वो उन पर बना रहता है। जैसे अगर आपने जो आपके रेशम के कपड़े हैं, अगर आपने उनको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद किसी चीज़ से दाब दिया और कुछ देर बाद जब आप हटाएँगे उनको, तो थोड़े समय तक तो आपको वो तह देखने को मिलेगी, अर्थात उसमें जो लाइनें पड़ गई हैं, जो रेखाएँ पड़ गई हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि जब आप उन्हें लटका कर छोड़ देते हैं, तो वो धीरे-धीरे अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ पर कोई निशान नहीं रह जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि उनको आप प्रेस ना करें, तो भी वो अपने आप थोड़ी देर में सही हो जाएँगे, अगर आप उनको लटका कर या टाँग कर कहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक? अगला है आपका रेयॉन। रेयॉन सॉरी, थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं। यस, अब दिखेगा आपको। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेयॉन की, तो ये रेयॉन के वस्त्र पर सिलवटें जल्दी ही और सरलतापूर्वक पड़ जाती हैं। जो आपका रेयॉन का वस्त्र है, तो रेयॉन के वस्त्रों पर ये जो सिलवटें हैं, ये जो आपके कह सकते हैं सिलवट है, ये जल्दी से पड़ जाती है और सरलतापूर्वक पड़ जाती हैं। लेकिन यदि इन्हें भी पर्याप्त समय तक आप टाँग कर छोड़ देते हैं, तो इनका सिलवट गायब हो जाता है, हमारे वस्त्र सीधे हो जाते हैं। अब ये जो आपका रेयॉन की प्रॉपर्टी है और ये जो आपका रेशम की प्रॉपर्टी है, ये दोनों मिलते-जुलते हैं ना, तो ये क्या है कि इन दोनों को हमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन्हें फ़ोल्ड कर कर, दाब कर, मोड़ कर किसी चीज़ पर रख देते हैं, तो इनमें सिलवट पड़ जाएगी। हाँ, लेकिन जब आप इन्हें थोड़ी देर खोल कर टाँग देते हैं, अगर टाँग कर छोड़ देंगे, तो इनमें जो सिलवट पड़ी है, वो आपकी हट जाती है। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं नायलॉन की। तो भाई साहब, नायलॉन जो हमारा है, ये इतना बढ़िया, इतना सुगम रेशा है कि इसको ना तो प्रेस करने की आवश्यकता है, ना बहुत ज़्यादा धुलने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और इसकी जो माँग है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है, हम बैठकर अपने
कपड़ों पर इस्त्री करें, उनमें माड़ लगाएँ, नील लगाएँ, मतलब इतना समय नहीं है हमारे पास। तो इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में ये नायलॉन हमारे लिए सबसे उपयुक्त रेशा बन गया है। इसको आप नहाओ इसको आप पहनो, धुलो, उसके बाद ये बहुत जल्दी सूखते भी हैं। ये बहुत जल्दी हमें पहनने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमें इन्हें प्रेस नहीं करना, इन्हें बहुत ज़्यादा धुलना नहीं है। इनके लिए जो है हमें माड़ वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर हम जब इनके शिकन परीक्षण करते हैं तो क्या पता चलता है? नायलॉन के वस्त्र पर सिलवटें जल्दी से नहीं पड़ती हैं। यह वस्त्र कृष्ण नहीं होते हैं। इसी कारण परिधान के रूप में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। वस्त्र ये जो होते हैं नायलॉन के वस्त्र हमेशा ताजे, नए, आकर्षक, सिकुड़न रहित और जीवंत दिखाई देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास नायलॉन के कपड़े होंगे तो आप देखेंगे नायलॉन के कपड़े फटते नहीं हैं। ये मतलब आप एकदम इनसे ऊब जाएँगे, खुद ही फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन ये आपको फटते नहीं हैं जल्दी। ये कपड़े आपके फटते नहीं हैं। आप इन्हें पहनते रहिए, पहनते रहिए, पहनते रहिए। आप खुद ही ऊब जाएँगे और इनको फाड़ कर फेंक देंगे, ठीक? तो जब अगली बार नायलॉन के कपड़े फाड़िएगा तो उसका थोड़ा-सा परीक्षण भी करिएगा। देखिएगा कि इसमें के रेशे कैसे दिखते हैं, इसको आप जला कर देखिएगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप नायलॉन के रेशे को जलाते हैं तो कैसी गंध आती है, कैसी राख मिलती है, कैसी लौ निकलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और ये आपसे पूछा भी जा चुका है कि रेशम के रेशे जलने पर कैसी गंध देते हैं, ऊन के रेशे जलने पर कैसी गंध देते हैं, किस लौ के साथ चलते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ज़रा आप जिन कपड़ों को फेंकिएगा, उन पर 2-4 परीक्षण भी कर लीजिएगा। जैसे कि आपने अभी देखा क्या रेशा तोड़ परीक्षण, स्पर्श करने वाला परीक्षण, इसी के साथ-साथ आपने बाह्य आकृति देखी और उसकी लंबाई-चौड़ाई, हालाँकि आप न लंबाई-चौड़ाई नहीं नाप पाएँगे। और बाकी जो भी आप अभी आगे परीक्षण पढ़ेंगे तो एक बार ज़रूर आप चेक करिएगा, ठीक? ये आपने क्या देखा? ये देखा कि हम सिलवट परीक्षण कैसे करते हैं। अभी एक परीक्षण और पढ़ लेते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक? अगर हम बात करें इंक परीक्षण, तो इंक परीक्षण और कर लेते हैं, बाकी का कल देखेंगे, ठीक? अगर हम बात करें इंक परीक्षण की, अब आपने सिलवट देख लिया, आपने स्पर्श देख लिया, आपने भंजन करके देख लिया। अब भंजन बोला जाए या ब्रेकिंग बोला जाए या फिर रेशा तोड़ परीक्षण बोला जाए, सब एक ही है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इंक परीक्षण में। इंक परीक्षण में क्या होता है, तो इस परीक्षण से भी आप वस्त्रों के रेशों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप करेंगे क्या, तो इसमें वस्त्र पर धीरे से आप एक बूंद स्याही डालकर देखेंगे कि स्याही के दाग पड़ने पर ये कैसे फैल रहे हैं, रंग कैसा दे रहा है, धब्बे किस कलर का छोड़ रहा है। और लेकिन आप ये तो देखेंगे ही, इसकी कुछ सीमाएँ हैं। जैसे अभी जो भी परीक्षण आपने देखे, ये आपने लिनन, कॉटन, ऊनी, रेशम और इसी के साथ-साथ आपने रेयॉन, नायलॉन इन सभी पर देखा। लेकिन ये जो आपका इंक परीक्षण है ना, इसकी कह सकते हैं सीमाएँ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉटन और लिनन पर ही किया जा सकता है। आप इसे करके आप सिर्फ़ कॉटन और लिनन को ही पहचान सकते हैं। इस परीक्षण में परिसज्जा और जो परिष्कृत की विधियाँ हैं, ये बाधा का कार्य करती हैं। मतलब ये तमाम प्रकार की जो आपकी परिसज्जाएँ कर दी जाती हैं, ये बाधा हो जाती हैं। इसके कारण वस्त्र पर स्याही के धब्बे का वो रूप ही नहीं नज़र आता है जो रेशों के मौलिक रूप पर आता है। तो परिष्कृत किया जाता है, जो परिसज्जाएँ की जाती हैं, वो इस परीक्षण के लिए बाधा का कार्य करती हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब हमारे पास 2 ही है तो इन्हीं 2 को समझ लेते हैं कि जब आप कॉटन पर इंक परीक्षण करेंगे और जब लिनन पर इंक परीक्षण करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा आपके सामने, कैसे आप समझ पाएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की। तो सूती वस्त्र पर 1 बूंद स्याही डालकर
देखा जाए तो प्रतीत होता है कि स्याही जैसे-जैसे फैलती है, उसकी रंगत कम होती जाती है। यानी कि जब आप कॉटन के कपड़े पर 1 बूंद स्याही डालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे-जैसे इंक जो है इस पे फैल रहा है, उसकी रंगत जो है वो कम होती जा रही है और धब्बा मध्य भाग में गाढ़ा रहता है और किनारों पर ये हल्का होता जाता है। ठीक? अर्थात जहाँ बूंद पहले गिरती है, वहाँ स्याही का रंग सबसे अधिक गहरा रहता है। धब्बे का आकार गोल ना होकर कुछ अंडाकार हो जाता है। ठीक? धब्बा जो पड़ता है इस पर, वो कुछ टेढ़ा-मेढ़ा पड़ता है। मतलब जब आप जैसे ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे आपने 1 बूंद गिराया, कोई किसी कपड़े पर 1 बूंद गिराया, तो जो इंक है वो सभी जगहों पर बराबर फैले और गोलाई में आए, लेकिन ऐसा कपास में नहीं होता है। आपके घर पे इंक होगा, आपके घर पे कॉटन का कपड़ा होगा, आप जाएँगे 1 बूंद इंक गिराकर इसका परीक्षण तुरंत करेंगे। ठीक? तो ये होता क्या है जब आपने 1 बूंद स्याही डाल दी, 1 बूंद इंक डाल दिया तो जो इंक का रंगत है वो कम हो गया और जो धब्बा है वो सिर्फ़ बीच में ही गाढ़ा रह जाता है, बाकी सभी जगहों पर फीका-फीका हो जाता है। और ये जो आपका रंग गिरा है इसमें जो ये है धब्बे का आकार गोल नहीं होता है, गोल होना चाहिए ना, गोल नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं अपने जो हमारा लिनन का है। तो लिनन पर क्या होता है? लिनन के वस्त्र पर 1 बूंद स्याही डालने पर संपूर्ण धब्बे में स्याही का रंग एक समान आता है। अच्छा आपने क्या देखा? कॉटन देखा। जब आपने कॉटन पे गिराया तो जो धब्बे का रंग था वो बिखरा-बिखरा सा था, डिम सा हो गया था, हल्का हो गया था। सभी जगहों पर समान नहीं आया था। लेकिन जब आप लिनन के कपड़े पर डालेंगे, तो जब आप 1 बूंद उस पर स्याही डालेंगे तो संपूर्ण धब्बे में जो स्याही का रंग है वो एक समान रहेगा। मतलब या तो पूरा फीका-फीका रहेगा या तो पूरा गाढ़ा-गाढ़ा रहेगा। ठीक? धब्बा गोलाकार रहता है, उसके किनारे चिकने होते हैं। लेकिन वहीं आपने कॉटन में क्या देखा था? कॉटन में आपने देखा था कि ये जो धब्बे थे वो कुछ फैले-फैले से थे। लेकिन वहीं जब आपने लिनन में देखा तो ये बिल्कुल गोल शेप के थे। ठीक? तो ये इन्हीं दोनों पर ही हम इंक परीक्षण कर सकते हैं। हमने इन दोनों पर इंक परीक्षण कर लिया। ये हमारे 3-4 देखे आज हमने परीक्षण, कल की क्लास में अभी भौतिक परीक्षण ही देखेंगे जिसमें आप देखेंगे ऑयल टेस्ट क्या होता है, मॉइस्चराइज़र वाला क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, यानी कि जो आप नमी परीक्षण करते हैं वो क्या है। वस्त्रों का वस्त्र विदीर्ण यानी कि वस्त्र को आप जब तोड़ कर यानी कि फाड़ कर देखते हैं, तोड़ कर नहीं फाड़ कर आप देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है। इसी के साथ-साथ हम देखेंगे कल दहन परीक्षण, ठीक? तो ये हमारे कुछ अभी इम्पोर्टेंट परीक्षण बच रहे हैं। क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो आपके सारे परीक्षण यहाँ पर रेडी हैं, लेकिन हम करेंगे इनको कल। तो कल की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले ऑयल परीक्षण के बारे में बात करेंगे। आज जो आपने देखा, आज आपने शायद 4 परीक्षण के बारे में बात किया, जिसमें से आपका क्या-क्या था? सबसे लास्ट में तो अभी आपने इंक परीक्षण किया यानी कि स्याही परीक्षण किया। उससे पहले आपने देखा था सिलवट परीक्षण देखा था, रेशा तोड़ परीक्षण देखा था और आपने स्पर्श परीक्षण देखा। उम्मीद है कि ये जो आप परीक्षण का टॉपिक कर रहे हैं, इससे आप अपने पूरे के पूरे रेसे जो आपके इम्पोर्टेंट रेसे हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप गेन कर पाएँगे। आप यहाँ से अगर यही इतना आसान पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आसानी से कर पाएँगे। तो आज के लिए हम बस यही अपना 4 परीक्षण देखेंगे। बचे हमारे 4 से 5 परीक्षण जिनको हम कल देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो आपके परीक्षण बच रहे हैं, जैसे आपके ऑयल परीक्षण हो गए यानी कि तेल परीक्षण, नमी परीक्षण हो गया। इसमें भी हमें सिर्फ़ अपनी 2-2 जो हमारे वस्त्र हैं उन्हीं पर ये दोनों कर सकते हैं। बाकी जो हमारा फाड़ने वाला तरीका है जो यानी कि वस्त्र विदीर्ण परीक्षण जो है ये भी हम सारे रेशों पर देखेंगे। इसी के साथ-साथ जो आपका दहन परीक्षण है, दहन परीक्षण आपका थोड़ा-सा ज़्यादा रेशों पर हम देखने वाले हैं।
तो कल की जो हमारी क्लास होगी, हमें कल भी अपने 4 से 5 जो हमारे परीक्षण हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वो भी बता दीजिएगा। कुछ समझ में आया हो तो बताइएगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कौन-सी चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसे आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और आप सभी से निवेदन है मेरा कि एक बार जाकर आप सारी क्लासेस को एक तरफ से ले लीजिए। जो टॉपिक आपको ना समझ में आए, हो सकता है जब हमने पहली बार पढ़ा चीज़ों को, तो मैं उतने अच्छे ढंग से आपको चीज़ों को नहीं समझा पाई, हम उतने अच्छे ढंग से ना पढ़े हों, तो इसीलिए जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वो टॉपिक को फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक? तो उम्मीद है कि आप सभी जाकर अपनी क्लासेस लेंगे। बहुत लंबी-लंबी नहीं, अगर आप थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाकर लेंगे तो बहुत जल्दी सारे टॉपिक को आप कवर कर लेंगे और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने में क्या है, दोबारा जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो और आसानी से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। जाइए आप लोग भी, नवरात्रि का दिन है, जाइए आप लोग भी एन्जॉय करिए, जगराते में जाइए, माता रानी की पूजा करिए, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।